न्यूट्रिशन इन एनिमल। साथियों, हमने न्यूट्रिशन का मतलब आपको पहले भी बताया है कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि वो तरीका जिससे आप फूड को लेते हैं, फूड जिस तरीके से आप ग्रहण करते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अंग्रेजी में कहें तो न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड एंड हाउ फूड इज़ गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इन योर बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जिस तरीके से हम भोजन लेते हैं उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। और हमने चैप्टर नंबर 1 में न्यूट्रिएंट्स का मतलब ये समझा था कि भोजन के जो कंपोनेंट होते हैं, यानी फूड कंपोनेंट को क्या कहेंगे? न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। और न्यूट्रिशन जो है मोड ऑफ टेकिंग फूड है, ठीक है। और हम सारे एनिमल्स को, जो भी लिविंग एनिमल हैं, उनको फूड की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें ग्रोथ करना है, हमें अपने बॉडी को बनाना है, हमें स्वस्थ रहना है, हमारे अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो तभी हो पाएंगी फंक्शन जब हमारे यहाँ जो है वो फूड मिलेगा। यानी ये ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यही मैंने कहा आपको। यानी कि और न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यही मैंने आपको बताई कि आप किस मोड से फूड को टेक करते हो और वो फूड कैसे आपकी बॉडी में यूटिलाइज होती है, वही न्यूट्रिशन है। और ये चैप्टर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि एनिमल किस तरीके से फूड लेगा और एनिमल के बॉडी में कैसे फूड जो है वो यूटिलाइज होगा, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल में। और एनिमल की जब हम चर्चा करेंगे तो यहाँ हम ह्यूमन की भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जो एनिमल है उसकी भी चर्चा करेंगे जिसको आप एनिमल कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ बेसिकली दो लोगों की चर्चा होगी, ह्यूमन की भी चर्चा होगी और एनिमल की भी चर्चा होगी। और चैप्टर 1 में हमने प्लांट्स की चर्चा की थी, ठीक है। तो चलिए आगे हम यहाँ आपको बताते हैं कि एक चीज़ आप समझो, क्या होता है कि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, वो फूड के कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे होते हैं। बेसिकली जो फूड के कंपोनेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं। हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, विटामिन्स होता है, फैट होता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ना, उसको आप सीधे सीधे यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो है वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को जब आप बॉडी के अंदर फूड के रूप में टेक करते हैं तो इसको जब सिंपलर सब्सटेंस में आप तोड़ते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी मिलता है। तो जिस प्रोसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस के रूप में जो है वो टूटता है, उसी प्रोसेस को आप डाइजेशन कहते हैं। मतलब डाइजेशन कुछ और नहीं कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। आपने अफ्रीका में रह रही बहुत सारी जनजातियों का नाम सुना होगा जो पशुओं की खून पीती है। चाइना एज अ कंट्री का एग्जांपल ले लो तो वहाँ बहुत सारे एनिमल्स को खाया जाता है। चमगादड़ के खाने से हाल ही में कोरोना नामक बीमारी भी पैदा हुई। सो आपके एक बुक ने ये बताया है कि अलग अलग तरीके खाने के हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप बीज की बात कर लें या हमिंग बर्ड्स की बात कर लें, वो क्या करते हैं कि प्लांट्स के मकरंद को खाते हैं, नेक्टर को खाते हैं, प्लांट की रसों को चूसते हैं। अगर आप ह्यूमंस की नवजात की बात कर लें या कुछ एनिमल्स के नवजात की बात कर लें, यानी गाय के बछड़े की बात कर लें, वो क्या करते हैं, अपने माँ की जो है वो दूध को पीते हैं। पाइथन सांप की बात करें तो वो क्या करती है, जो अपने प्रे है मतलब अपनी शिकार को जो है वो जिंदा निगल लेती है। कुछ जलीय जीवों की बात करें तो वो जल में जो फ्लोट कर रहे जो भी चीज़ें हैं उनको जो है वो छान कर खाती हैं। साथ ही साथ आपके किताब ने एक चीज़ का एग्जाम्पल स्टार फिश का दिया है कि स्टार फिश जो है वो फिश का ही एक प्रकार है। और ये जो खाना है वो क्या करती है, ये ऐसे एनिमल्स को अपने खाने में जो है वो तैयार करती हैं, खाने में ग्रहण करती हैं। यानी स्टार फीड ऐसे ही एनिमल्स को खाती हैं जिनके जो सेल हैं यानी कवच हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हों, ठीक है। यानी कि बहुत हार्ड कवच होगा वैसे एनिमल्स का, और उसको फीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उनके कवच को हटाना पड़ेगा, उनके सेल को तोड़ना पड़ेगा। तो स्टार फिश पहले उसके सेल को तोड़ती है। जैसे ही उसका सेल टूट जाता है यानी अपने शिकार का सेल तोड़ देती है,
तब स्टार फिश का जो स्टोमक है, जो उसकी पेट है, वो उससे बाहर निकलती है। और जैसे ही पेट बाहर निकलती है तो वो जो एनिमल है जिसका स्टार फिश ने शिकार किया था, यानी कैल्शियम कार्बोनेट वाला एनिमल, उसके सॉफ्ट पार्ट को स्टार फिश खाती है। और फिर खाने के बाद जो है वो स्टोमक फिर से अपने पोजीशन पे चली जाती है, यानी गोज बैक इनटू द बॉडी। और उसके बाद स्टारफिश की जो खाना है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। इस तरीके से 4-5 तरीके हमने देखे जिससे कि आप किसी भी लोगों की बॉडी में जो डाइजेशन का तरीका है उसके बारे में आपने जाना है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और अगर इसको पूरा पढ़ना है तो इसको पूरी क्लैरिटी के साथ पढ़ने के लिए इस स्लाइड पे आते हैं, फिर हम एनसीईआरटी पे जो है अपने आप को रिट्रैक्ट करेंगे। आप देखिए कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 बातें जो है वो चर्चा में आती हैं। एक, आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है, हिंदी में कहें उसको पाचन ग्रंथियाँ। और दूसरी, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ना है। कैनाल का मतलब होता है नाला, यानी आहार नाल। और एलिमेंट्री का यहाँ स्पेलिंग गलत है, एलिमेंट्री ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक नाले के बारे में पढ़ना है, एक ट्यूब के बारे में पढ़ना है, जिस ट्यूब का नाम कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल। और इसी ट्यूब से जो है वो भोजन जो है मल के रूप में परिवर्तित होगी, और यहीं से एनर्जी जो है वो आपको भोजन से मिलेगा। साथियों, सबसे पहले आपको एलिमेंट्री कैनाल दिखाते हैं। और एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट होता है, यानी भोजन की जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो आप कहेंगे कि सर ये डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है और मल के रूप में या एनस से वो बाहर निकल जाती है। तो माउथ टू एनस जितनी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको वो एलिमेंट्री कैनाल आपकी फॉर्म करती है, ठीक है सर। इसके बाद एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर होती है, लेकिन इसकी लंबाई जो है विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल जो है वो चेंज होता है। यानी कि अगर आप कार्निवोरस एनिमल की बात करें तो इसकी लंबाई कम होगी, और अगर आप हार्बीवोरस एनिमल की बात करें, जैसे हाथी की बात करें, तो हाथी में जो एलिमेंट्री कैनाल होगा वो बड़ा होगा। कारण ये है कि सेलुलोज को पचाना मुश्किल है अगर आप प्रोटीन से उसकी रिस्पेक्ट में जो है वो चर्चा करें, यानी प्रोटीन टेक शॉर्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू सेलुलोज टू डाइजेस्ट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्निवोरस हैं, यानी कि अगर शेर है तो शेर में एलिमेंट्री कैनाल हाथी के मुकाबले जो है वो छोटा होगा। और ये पूरा है एलिमेंट्री कैनाल की जो है वो पिक्चर है। यानी कि खाना जो है ये माउथ से स्टार्ट होता है, टिथ जो है उस खाने को जो है और छोटा पिस्ता करती है, और टंग भी काम करता है। यूबुला क्या होता है, यूबुला आपने देखा होगा कि जो आपके कंठ के पास जो है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, भी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप खोले मुंह तो आपको पता चलेगा, तो इसको कहते हैं यूबुला। तो उसके बाद जो है वो खाना ओसोफेगस में जाती है, जिसको फूड ट्रैक भी कहेंगे। और यही फूड ट्रैक एयर ट्रैक भी है, जब आप सांस लेते हैं तो खाना भी इसी नली से जाता है और एयर भी इसी नली से जाता है। तो चूंकि ये खाना जो है आपके लंग्स में ना पहुंच जाए, इसलिए जो है एपिग्लोटिस होता है जो खाने को रोकती है लंग्स तक जाने से, ठीक है। और यही लीवर होता है। अगर इसको और अच्छे तस्वीर में देखें, मैंने आपके लिए अच्छी तस्वीर जो है वो लगा रखी है, ये यहाँ से आपको अच्छे से पता चलेगा। ये है ओरल कैविटी, मतलब कि जहाँ खाना आप यहाँ लेते हैं, और इसके बाद जो है वो ओइसोफेगस में जा रहा है। लीवर जो है आप यहाँ देखेंगे, और लीवर के अंदर ही गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है। और ये इतनी छोटी पेट होती है, इसी पेट के बगल में आपको पेनक्रियास दिखेगा, जिसको हिंदी में पित्ताशय कहते हैं। ड्यूडेनम होगा, और अंतिम में ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है वो एनस से खाना बाहर निकलते हुए नज़र आती है मल के रूप में, ठीक है। और भी क्लैरिटी के साथ अगर आपको देखना हो तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टंग है, ये एपिग्लोटिस है, जो कि खाने को रोकती है कि वो आपके लंग्स तक ना जाए, और जाती भी है तो वहाँ आपको जो है वो हिचकी का एहसास होता है। मतलब ये एक गेट है, ठीक है। ओएसोफेगस है, यानी कि ये फूड ट्रैक है जिससे खाने जो है वो स्टोमक पे जाती है, और ये है पित्ताशय यानी पेनक्रियास, और इससे बाहर निकलती है। आशा है कि आपने जो चीज़ें हैं वो पिक्टोरियल माध्यम से थोड़ी बहुत समझ ली होंगी। अब हम बात करते हैं खाना जो है वो डाइजेशन कहाँ से शुरुआत होता है। डाइजेशन की शुरुआत जो होती है माउथ से होती है, और माउथ में 2 चीज़ें होती हैं, एक टिथ होता है, एक टंग होता है।
साथियों तिथ और टंग के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम तिथ के बारे में चर्चा करते हैं। दांत दो तरीके की होती है, एक परमानेंट तिथ होती है मतलब अस्थाई दांत, और एक टेम्प्रोरी तिथ होती है यानी कि अस्थाई दांत। जो मिल्क तिथ होता है ना वो अस्थाई दांत होता है, इसकी संख्या 20 होती है और 14 से 15 साल तक ही मिल्क तिथ निकलते हैं। यानी इसको अगर आप कहें तो डाईफिडोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईफिडोडेंट। ठीक है, डाईफिडोडेंट मतलब वैसे तिथ जो 2 बार निकलते हों, वैसे तिथ जो 2 बार निकलते हैं उसको कहते हैं डाईफिडोडेंट। और आपके शरीर में डाईफिडोडेंट तिथ की संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, और अगर परमानेंट तिथ जो होता है वो होता है मोलर, यानी कि एक बार निकल गया तो वो निकलता ही रहेगा और वो आपकी पूरी जीवन के लिए हो गया, और ये इसकी संख्या होती है 12। शुरुआत में की मैं बात कर रहा हूँ, शुरुआत में 12 होती है। यानी ये जो 12 मोलर तिथ है वो जब निकला वो वैसा ही रहेगा परमानेंटली। तो मोलर तिथ का जो नाम होता है वो मोनोफिडेंट होता है। क्या होता है? मोलर तिथ को क्या कहते हैं? अब लिखेंगे मोनोफ्यूडोंट। ठीक है, स्पेलिंग MONOFIODONT, मोनोफिडोंट मतलब कि एक ही बार ये तिथें निकलती हैं। और जो अगर आपसे ये पूछे कि डाईफिडोंट किसको कहेंगे तो ये टेम्पोररी तिथ होगा। तो यानी अगर तिथ ब्रेक होने के बाद वापस नहीं आती है तो ऐसे तिथ परमानेंट तिथ कहलाएंगे, और ये जब दोबारा ये तिथें निकलेंगी टेम्पोररी तिथ तो वो परमानेंट ही हो जाएंगी। तो इससे पूरा का पूरा तिथ की संख्या जो होगा वो 32 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है आपको? आगे हम देखते हैं साथियों, डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 बातें जो है वो चीज़ें हैं। डाइजेशन का मतलब अभी हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स फूड को जो है कैसे सिंपल फूड में जो है आप चेंज करते हैं, और तिथ से स्टार्ट होती है ये सारी चीज़ें। तिथ की स्ट्रक्चर ये बताई गई है। तिथ की स्ट्रक्चर इनामेल होता है, डेंटाइन होता है। ई नहीं होगा, डेंटाइन की स्पेलिंग यहाँ गलत है। चलिए इसकी पिक्चर को देखते हैं, इनामेल, डेंटाइन और ये सारी चीज़ें। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ना ये है इनामेल, और इनामेल जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है तिथ की। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो पार्ट है आपकी बॉडी की वो कौन सी है, वो है इनामेल। ठीक है, तो इनामेल किस चीज़ से बना होता है ये इसको भी आप लिख लेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CaPO4 मतलब कि कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। इनामेल के अंदर जो है वो डेंटिन होता है, और डेंटिन के अंदर जो होता है वो पल्प चैम्बर होता है। तो अगर आपसे ये पूछे कि इनामेल के अंदर आपको क्या मिलेगा? डेंटिन, और डेंटिन के अंदर मिलेगा पल्प चैम्बर। इसी इनामेल का जो पार्ट है वो आपको आपकी जो बॉडी के गम है उसमें धंसा होता है, बोन में धंसा होता है। इसी इनामेल के जो पार्ट हैं जो आपके बॉडी में धंसे होते हैं उसको कहते हैं सीमेंटम। ठीक है, और एक चीज़ जो है इसी पल्प के नीचे जो पल्प चैम्बर होता है ना, इसी पल्प चैम्बर में जो है वो ब्लड वेसल्स आपको दिखाई देते हैं। तो ब्लड की जो सर्कुलेशन होती है वो आपके तिथ तक होती है, और लेकिन वो एरिया कहाँ होता है? पल्प चैम्बर तक होता है। इतनी ही जानने की आपको आवश्यकता थी। अब आगे बात करते हैं कि तिथ कितने तरीके का होता है। तिथ होता है 4 तरीके का। एक होता है इंसीजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। ठीक है, तो और भी बात करें मतलब इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और अगर आप पूरे ह्यूमन की बॉडी को फाड़ दें, ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बॉडी है इस तरीके की और अगर बीचों बीच आप फाड़ते हैं तो चार तरीके के तिथ आपको बटेंगे। 4 तरीके से आपको तिथ दिखाई मिलेंगे। एक तो ऊपर की तिथ होगी और एक नीचे की तिथ होगी, और अगर हमने इसको बांटा तो ये तिथ एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया, चौथा पार्ट ये हो गया। ठीक है, इससे बनता है तिथ फार्मूला, और ये तिथ फार्मूला में हम लोग इसको और इसकी बात करते हैं। तो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर में जो तिथ फार्मूला होता है 2 1 2 3 की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में, एडल्ट के शरीर में जो है इस पार्ट में
2 1 2 3 जो है वो इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर की जो है वो संख्या होती है। मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में 2 इंसीजर दांत होंगे, 4 पार्ट में, 2 पार्ट में, यहाँ कहाँ गया, अभी जो है हमने चर्चा की थी, यहाँ जो है वो 2 इंसीजर दांत होंगे, अगर इसको ऐसे करके बांटे तो, ठीक है। इसके साथ साथ एक जो होगा वो केनाइन होगा, और 2 जो होगा वो प्रीमोलर होगा, और 3 जो होगा मोलर होगा। और जो विजडम दांत होता है ना, अगर हम कहते हैं कि 3 मोलर दांत है, तो विजडम जो टीथ होता है वो मोलर का ही एक पार्ट होता है, विजडम टीथ, ठीक है। तो ये भी याद बातें आपको ध्यान रखनी है कि विजडम टीथ जो है वो किसका पार्ट होता है, मोलर का ही पार्ट होता है। हाथी का जो दांत आपने देखा होगा वो इंसीजर का ही जो है वो एक्सटेंडेड पार्ट है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाथी की दांत जो है वो किसकी एक्सटेंडेड पार्ट है, तो वो इंसीजर की ही एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपसे बच्चे में पूछा जाए कि क्या प्रीमोलर होता है, तो आंसर इज़ नो। तो बच्चे में जो दांतों की फॉर्मूला होती है वो आप लिख लेंगे। बच्चे में दांतों की फॉर्मूला जो होती है वो होती है 2102/2102। मतलब कि अगर हम कहते हैं कि ये इंसीजर है, ये केनाइन है, ये प्रीमोलर है और मोलर है, तो प्रीमोलर की जो संख्या बच्चों में होगी वो 0 होगी, मोलर की संख्या शुरुआत में 2 होगी। और अगर आप देखेंगे कि पूरे जीवन काल में आपके पास कितनी दांतें होंगी, तो पूरे जीवन काल में आपके पास दांतों की संख्या जो है वो 52 दिखाई देती है। आपके जो सामने के 4 दांत दिखते हैं उस दांत को कहते हैं इंसीजर है आपके पास, और एकदम नाक के नीचे जो टीथ होती है वो इंसीजर होती है, इसलिए इंसीजर को नोज टीथ भी कहते हैं। जो केनाइन है ना, जो केनाइन आप देखते हैं, इस केनाइन को हम आई टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये मोनोफिडोंट का भी मतलब आपको बता दिया कि एक बार जो दांत निकले वो मोनोफिडेंट यानी स्थायी दांत जो हो मोनोफिडेंट, और डाइफिडेंट का मतलब भी हमने आपको बताया कि जो 2 बार निकले दूध की दांत की बात करती है। और विजडम टीथ में हमने आपको बताया कि ये मोलर होता है, ठीक है। बच्चे में प्री मोलर टीथ नहीं होता है, तीसरा मोलर नहीं होता, ये विजडम टीथ ही होता है जिसको आप मोलर की कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरीके से अगर आप ह्यूमन टीथ की बात करें तो ह्यूमन टीथ जो है हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट का मतलब कि नॉट ऑफ इक्वल साइज, यानी एक तरीके का नहीं होगा टीथ, सारे इक्वली नहीं होते हैं टीथ, आपको बहुत डिसअरेंज और अलग अलग तरीके के टीथ दिखाई देंगे। और साथ ही साथ ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो सॉकेट के अंदर होते हैं, धसे हुए होते हैं, इसलिए इसको थियोकोडेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ जो चीज़ें आपको और भी याद रखनी है वो ये है कि पूरे जीवन काल में मैंने आपको बताया कि 52 टीथ होती हैं, जिसमें शुरुआत में 12 टीथ आपको दिखाई देंगी जो मोलर होती हैं, और 20 टीथ जो होती हैं वो प्री मोलर होती हैं, क्योंकि 20 टीथ जो होती है वो डाइफिडोंट होती हैं यानी दूध वाली टीथ होती है। तो शुरुआत में 32 टीथ हुए, और ये 20 टीथ तो जो है वो ख़त्म होगा, एक बार टूटेगा, फिर से 20 टीथें आएंगी। तो पूरी जीवन काल में आपके पास जो दांतों की संख्या दिखाई देती है वो 52 दिखाई देती है, यानी ऑन एन एवरेज जो है वो दूध के दांत जो है वो 12 से 14 वर्ष में टूटते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप कहें कि चूहे में कितने दांत होते हैं तो वो 18 होते हैं, हाथी में दांतों की संख्या 26 होती है, शेर में दांतों की संख्या 30 होती है, कुत्ते में अगर आप इन्फेंट कुत्ते की बात करें, अगर मैं इस चित्र को और बड़ा कर दूं आपके लिए आसान होगा, इन्फेंट कुत्ते की बात करें तो वो उसमें 28 दांतें होती हैं। एडल्ट कुत्ते में दांतों की संख्या 42 होती है। कैट में जो इन्फेंट कैट होता है उसमें 26 होता है, एडल्ट कैट में इसकी संख्या 30 तक पहुंच जाती है। मॉस्क्यूटो जो है उसमें दांतों की संख्या 47 होती है, आप ये भी याद रखेंगे। और सबसे अधिक दांत जो है वो डॉल्फिन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, आपकी कभी कभार आपने देखा होगा कि आपके दांतों में क्षय पाया जाता है, कैविटी पाया जाता है, उसमें जो है आपकी दांतें जो है बहुत अधिक उसमें जो है डिके हो रहा होता है। तो ये फ्लोरीन के कारण डिके होता है, ये भी आप लिख लेंगे कि किसके कारण डिके होता है, फ्लोरीन,
ठीक है। दांतों की इस स्ट्रक्चर को जब आप देखते हैं तो ऊपर वाला जो जबड़ा आपको दिखाई देता है ये स्टैटिक पोजीशन में होता है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। जब भी आप बोल रहे होते हैं वो नीचे वाला जबड़ा आपका हो हिलता हुआ दिखाई देता है, ये मूवमेंट में होता है। सो आपका अगर पूछे कि कौन सा मूवमेंट में होगा तो वो नीचे वाला जबड़ा मूवमेंट में होगा। ऊपर वाले जबड़े को कहते हैं, पर ध्यान से आपको याद रखना है, मैक्सिलरी जॉ। कौन सा जॉ? मैक्सिलरी जॉ। स्पेलिंग लिखना हो तो MAXILLARY, मैक्सिलरी जॉ। ठीक है, यानी ऊपर वाले जबड़े को कहेंगे मैक्सिलरी जॉ, और नीचे वाले जबड़े को जो है जो कि बार बार आपके बोलने से हिलता है, जिसके आपके बोलने में जो जबड़ा मदद करता है वो उसको कहेंगे मैंडीबुलर जॉ। कौन सा जॉ? मैंडीबुलर जॉ। ठीक है, अब हम थोड़ी चर्चा इस पे करते हैं कि हाथी के जो दांत होते हैं, जो टस्क होते हैं, जो आपने देखा होगा कि हाथी के दांत जो दिखाने वाले दांत होते हैं, वो हाथी का दांत इंसीजर होता है। ठीक है, तो इंसीजर, द लेंथ ऑफ इंसीजर आर मॉडिफाइड इन एलिफेंट, और वो बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, और जिसको आप एलिफेंट टस्क के रूप में जो है वो जानते हैं। रोडेंट एनिमल किसको कहते हैं? वैसे एनिमल जो कंटिन्यूसली कटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज़ को काटते रहते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, माउस हो गया। वो अपने आप को कटिंग में इसलिए इन्वॉल्व रखते हैं, दे कट बिकॉज देयर लेंथ ऑफ जो टिथ है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। चूँकि अपने टिथ के लेंथ को कम करना है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होने नहीं देना है। अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो वो उसकी शरीर से बड़ा हो जाएगा, इसलिए उस टिथ को रोकने के लिए वो हमेशा क्या करते हैं? कटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए इससे एनिमल को आप क्या कहते हैं? रोडेंट एनिमल। डाइजेशन इन ह्यूमन की जो प्रोसेस है वो हमने पहले भी बात की है कि वो बकल कैविटी से स्टार्ट होती है और एनस पर ख़त्म होती है, मतलब माउथ से स्टार्ट होके वो एनस पर ख़त्म होती है। और जब कभी भी आप खाने की शुरुआत करते हैं वहीं से डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। और हमने डाइजेशन के बारे में ये भी बातें करी थी कि कैसे कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंसेस है उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाए तो उसको डाइजेशन कहेंगे। और साथ ही साथ अगर मैं डाइजेशन की प्रोसेस को एक ट्रेन मानूं तो फूड की जो ट्रेन है वो पूरी की पूरी, यानी एलिमेंट्री कैनाल अगर एक ट्रेन है तो इसके ये सारे डब्बे हैं, यानी कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इनके सारे अलग अलग बॉगीज़ हैं, और इन बॉगीज़ की जो सबसे शुरुआती जो इंजन के साथ जुड़ा हुआ है वो है बकल कैविटी, और अंतिम जो बॉगी है उसका नाम है एनस, और वहाँ से जो है वो फूड प्रोसेस होके बाहर निकल जाता है वेस्ट के रूप में। ठीक है, और यही बातें इन्होंने बताने की कोशिश की है जो हमने पूरा का पूरा तरीके से देखा है। सर अगर मैं आपसे ये बात करूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो पूरा जो है एक तो एलिमेंट्री कैनाल और साथ ही साथ जो है डाइजेस्टिव ग्लैंड से मिलकर बना होता है। ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है अगर आप मेरे से पूछे तो मैं आपको ये कहूँगा कि ग्लैंड्स का मतलब ऐसी शरीर की ऑर्गन जो जूस निकालती हो। ठीक है, और अगर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करें तो अगर कोई शरीर की ऐसी ग्रंथि जो डाइजेस्टिव जूस निकालती हो, ऐसी ग्लैंड जो डाइजेस्टिव जूस निकालती हो जिससे डाइजेशन में मदद मिले, तो वैसे ग्लैंड्स को डाइजेस्टिव ग्लैंड कहेंगे। और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्लस एलिमेंट्री कैनाल मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। तो सर ये सिस्टम कहने का मतलब ये क्या? ओवरऑल प्रोसेस को हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और मतलब कि इसमें हर एक कंपोनेंट ज़रूरी है। जिस एक चीज़ समझ लो, सिस्टम का मतलब जो होता है उसका मतलब ये हुआ कि कोई एक सामान अगर ख़राब हो जाए तो पूरी की पूरी सिस्टम ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम। क्यों कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम? कि अगर कंप्यूटर में माउस ना हो ना फिर भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मॉनिटर ना होना तो फिर भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी माउस, मॉनिटर, CPU, UPS, ये सारे के सारे जब एक ही
रूप से फंक्शन करते हैं, एक ही प्रोसेस के लिए फंक्शन करते हैं, तो हम उसको सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सारी की सारी चीज़ें, यानी माउथ में जो है जो ग्लैंड्स हैं वो मदद करती हैं। अगर माउथ की ग्लैंड्स मदद करनी बंद कर दें फिर भी डाइजेशन की प्रोसेस रुक जाएगी। ओएसोफेगस यानी विंड पाइप में अगर जाए, फूड ट्रैक में जाए, वहाँ कुछ समस्याएं होंगी फिर भी डाइजेशन रुकेगा। पेनक्रियाज अगर कोई जूस ना निकाले फिर भी ये समस्याएं होंगी। मतलब हर एक प्रोसेस पे, हर एक कंपार्टमेंट का अपना एक रोल है, और अगर उसने वो रोल अदा करने से मना करी तो फिर आपकी डाइजेशन प्रोसेस में जो है वो समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जा रहा है, मतलब कि हर एक कंपार्टमेंट का अपना एक महत्व है। और यही बातें एनसीईआरटी ने आपको कह के भी बताई है कि डाइजेस्टिव जो जूसेस है वो क्या करती हैं कि कॉम्प्लेक्स मटेरियल को कन्वर्ट करती हैं किसमें, सिंपलेस्ट फूड वंस में। और ये बातें जो है वो हमने भी आपको बताई थी। और यही जो है वो जब वो सिंपलेस्ट फूड में कन्वर्ट करती हैं तो इसी को तो डाइजेशन कहते हैं। और साथ ही साथ हमने आपको ये भी बताया था कि आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल और उससे जुड़े हुए जो ग्लैंड्स हैं, जैसे कि सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में, पेनक्रियाज के बारे में, और इन सारे जो आपको गॉल ब्लैडर, ये सारा पढ़ेंगे। और ये सारे को मिलाकर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ये बातें आपको हमने पहले भी बताई है और बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, ठीक है। और माउथ और बकल कैविटी के बारे में हमने अभी भी पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको तिथ के बारे में बताया, तिथ के तरीके के बारे में बताया, कितने प्रकार के होते हैं। और एनसीईआरटी ने भी यही बातें बताई हैं। और एनसीईआरटी ने भी मेरे ही लाइन से स्टार्ट किया है, जो मैंने आपको बताया है कि एनसीईआरटी ने कहा है कि फूड जो है जैसे ही आपके बॉडी में आप डालते हो, ठीक है, वहीं से फूड की प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। यानी कि फूड जैसे ही आप खाते हो वहीं से डाइजेशन की शुरुआत होती है। और ये जो प्रोसेस है जिसमें आप फूड को अपने बॉडी में टेक करते हो, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू योर बॉडी इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, इंजेशन, ठीक है। अगर फूड के पचने को डाइजेशन कहते हैं तो फूड को इनटेक करने को इंजेशन कहते हैं। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखनी है कि जैसे ही आप फूड को चबाते हो तो फिर क्या होता है कि आपकी जो फूड है वो उसको तिथ ब्रेक करती हैं, और जो टंग है वो टंग क्या करती है, उसमें सलाइवा को मिलाती है। सलेवरी ग्लैंड्स जो है आपके बकल कैविटी में होता है, यानी माउथ में होता है, और वहाँ जो है वो सलाइवा फूड के साथ मिलती हैं। और सलाइवा जैसे ही फूड के साथ मिल जाती है तो फूड जो है वहाँ से थोड़ी थोड़ी डाइजेस्ट होनी स्टार्ट होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूँ कि कुछ जो तिथ हैं परमानेंट होते हैं और कुछ जो है वो मिल्क टिथ होते हैं। और इसके बारे में भी हमने पहले भी चर्चा आपके साथ की थी कि ये दोनों तिथ जो है आपको बताया गया है। साथ ही साथ एक चीज़ और भी, जैसे मोलर, प्री मोलर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। और मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या हम इतने डिटेल में पढ़ रहे हैं जितने डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है। द आंसर इज़ यस, हम सारी डिटेल में पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सलाइवा की चेक करनी हो कि सलाइवा क्या करती है, तो सलाइवा बेसिकली करती ये है कि आपका जो टंग है, जब आप फूड खाते हैं तो ये टंग जो है वो फूड में सलाइवा जो है मिलाने का काम करती है। ये बात आपको पता चल गया कि टंग जो है वो टॉकिंग के लिए भी काम करती है, टेस्ट के लिए भी काम करती है, और मिक्सिंग का भी काम करती है, सलाइवा मिक्स करने का भी काम करती है। तो अगर आपसे ये बात पूछे कि जो आपकी जीभ है वो क्या काम करती है, तो 3 काम तो पक्का याद रहना चाहिए कि जब आप बोल रहे होते हैं तब आपकी टंग काम करती है, टेस्ट के लिए भी टंग काम करती है, और साथ ही साथ जब आप सलाइवा मिक्स करने की बात करते हैं तो वो भी टंग के कारण ही होता है। तो डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? तो आपका आंसर होगा यस सर, हम टंग की फंक्शन जानते हैं। अच्छा, सलाइवा करती क्या है? तो द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू द शुगर। सलाइवा जो है, जो स्टार्च है, स्टार्च किसका रूप है? कार्बोहाइड्रेट का रूप है, और स्टार्च को वो शुगर में कन्वर्ट कर देती है। ये सलाइवा का एक बड़ा काम है, ठीक है।
इसके बाद अगर हम आगे बढ़े कि आप देखेंगे कि आपके दांतों में जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं, दांतें जो हैं वो सड़ने लगती हैं, दांतें जो है वो टूटने लगती है। तो सर इसका क्या कारण है? अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि इसका कारण जो है वो बड़ा सिंपल सा है। वो कारण ये है, दांत टूटते इसलिए हैं क्योंकि आपके दांतों में नॉर्मली बैक्टीरिया पाया जाता है। नॉर्मली अगर बैक्टीरिया आपके दांतों में रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब आप अपने दांतों को रेगुलर क्लीन नहीं करेंगे तो ये जो बैक्टीरिया है ना, वो बाहरी बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो ग्रो करने लगेगा आपके दांतों में। और ये जो बाहरी बैक्टीरिया जब लीव करने लगेगी आपके दांतों की वो अलग अलग कैविटी के अंदर, तो वहाँ वो जो है वो पैदा करेगी टूथ डीके की जो है वो सिचुएशन पैदा करेगी। और वो इसलिए पैदा होगी क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है वो शुगर्स में कन्वर्ट होती है। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन इनटू द शुगर्स, ये बात याद रखना। और वो कैसे, कौन किस चीज़ को शुगर में कन्वर्ट करती है? वो जो आप खाना खा रहे हैं बिना मुंह धोए, बिना बिना सारी चीज़ों को साफ़ किए, तो वो जो फूड जो आपके बच जा रही है आपकी माउथ में, उसको क्या करती है ये बैक्टीरिया, उसको उसको शुगर में कन्वर्ट करती है और वहाँ एसिड रिलीज करती है। एसिड के बारे में हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। और इससे क्या होता है कि एसिड जो है वो आपके टीथ को ग्रेजुअली धीरे धीरे डैमेज करती है और इसी को टूथ डीके कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर आप चॉकलेट खाते हैं, बहुत सारे स्वीट्स खाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं और कोई भी शुगर प्रोडक्ट्स खाते हैं, तो इसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके टूथ डीके का केस हो। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप हमेशा जो है वो माउथ साफ़ करके खाएं, हाथ धोकर खाएं और एटलीस्ट 2 बार तो कम से कम जो है माउथ साफ़ करें। ठीक है। और आपको ये भी बातें याद रखनी चाहिए कि जो टूथ डीके की प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे जो है वो जल्दी ही आपको ऐसा होगा कि अगर आपने उसकी पहले प्रिकॉशन नहीं करी तो वो आपको टूथ लॉस का भी कंडीशन दिखाई देगा कि आपकी टूथ लॉस भी हो सकती है, दांतें आप खो भी सकते हैं। ये बातें आपको एनसीईआरटी ने आपको बताने की कोशिश की है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि टंग जो है वो टॉकिंग का के लिए काम आता है, सलाइवा मिक्सिंग के लिए काम आता है, टेस्ट के लिए काम आता है। तो टंग के बारे में और भी चीज़ें को जानते हैं कि ये कम्प्लीटली जो है मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जो कि लार्जली उसमें टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होता है। मतलब कि टेस्ट अगर आपको जाननी हो किसी चीज़ की तो उसके लिए आप टंग होनी ज़रूरी है, मतलब कि जबान होनी ज़रूरी है। ठीक है। और आपकी जो जीभ है इसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के जो है वो टेस्ट होते हैं। जैसे जीभ की सबसे आगे की जो मतलब पार्ट है उसमें आप स्वीट का टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। जनरली जो फ्रंट पार्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट टेस्ट और जो बैक पार्ट है वो करवा यानी बीटर टेस्ट के लिए जो है वो जाना जाता है। ठीक है। साथ ही साथ जो बगल के जो पार्ट्स हैं वो सार के लिए जाने जाते हैं कि अगर कोई खट्टा कोई पार्ट है उसके लिए उसकी टेस्ट आपको जाननी है तो बगल के पार्ट्स जो हैं उसको काम में लिया जाता है। और बीच के जो पार्ट हैं वो सलाइवा मिलाने का काम करता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। साथ ही जो जीभ है वहीं लिम्फॉइड टिश्यू होता है जो वाइट कलर का होता है और ये WBC बनाने का काम करता है। जबान बड़े होने से लोग तुतलाने की समस्या पैदा होती है लोगों के अंदर। ठीक है। और अगर आप सांप और गिरगिट जैसे एनिमल्स की बात करें तो उसकी जबानें आगे से कनेक्ट होती हैं, लेकिन एज अ ह्यूमन हमारी जो जबानें हैं वो पीछे से जो है वो कनेक्ट होती हैं। हमारी जबानें मुंह के अंदर होती है, जबकि सांप और गिरगिट में आप उनकी जो टंग है वो सबसे आगे देखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करें कि ये इमेज से आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये है बीटर टेस्ट, जो मैंने आपको बताया था कि सबसे पीछे होता है। और सबसे आगे की जो बात होती है, सबसे आगे सबसे फ्रंट में सॉल्टी टेस्ट जो है वहाँ से आपको आएगा और उसके बाद जो है वो स्वीट टेस्ट के लिए फ्रंटल पार्ट होता है। और बगल के जो पार्ट होते हैं दोनों, चाहे वो राइट के बगल हो या लेफ़्ट के बगल हो, वो सार का जो है यानी
कड़वा जो है वो अनुभव आपको कराता है। इसके बाद हम आगे बातचीत करें यूबुला। यूबुला क्या है, अगर इसकी इमेज देख सके तो ये यहाँ है आपके, बेसिकली वी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और इसी यूबुला के बड़े होने से के कारण जो है वो आपको खराटे की जैसे समस्या जो है वो पैदा होती है। एक चीज़ आप देखेंगे कि ये भी यूबुला भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और जब कोई भी आदमी सो रहा होता है अगर इसकी साइज़ बड़ी हो जाती है तो इसी कारण से एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको स्नोरिंग कहते हैं, यानी कि वो पर्सन जो है वो खराटा प्रोड्यूस करता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि खराटा प्रोड्यूस क्यों हो रहा है किसी भी पर्सन के द्वारा, तो ये यूबुला के बड़े होने के कारण जो है वो होता है। इसके बाद जो आगे की बातें अगर हम करें तो वो है ओएसोफेगस। ओएसोफेगस को विंड पाइप भी कहते हैं, फूड ट्रैक भी कहते हैं, कि इसी के ये एक पाइप है जिसके थ्रू फूड जो है वो आपके शरीर के नीचे जाती है, ठीक है, स्टोमक तक पहुंचती है। यानी स्टोमक और माउथ के बीच में जो पाइप है वो ओएसोफेगस उसको कहते हैं। ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक पैसेज प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है कि फूड को स्टोमक तक जाने के लिए। कुछ समय तक फूड जो है या ओसोफेगस में स्टॉप होती है, और अगर फूड ओसोफेगस में यानी कि इस पैसेज में, इस गली में अगर फूड स्टॉप होके रहे तो लोगों में हिचकी की प्रॉब्लम होती है। और ये जो हिचकी कोई ले रहा होता है, इसका मतलब कि जो विंड पाइप है वहाँ फूड का फंस जाना। ओसोफेगस को अगर आप किसी पिक्चर में देखना चाहें तो एनसीईआरटी ने ये पिक्चर आपको बताया है कि फूड इस पाइप के थ्रू जो है वो स्टोमक तक पहुँच रही है। तो स्टोमक तक पहुंचने के लिए जो पाइप है उसको ओएसोफेगस कहते हैं। ओएसोफेगस को जो है फूड पाइप भी कहते हैं, जैसा एनसीईआरटी ने आपको बताया है। इसके बाद हम आगे बढ़ें, और जो वोमिटिंग की समस्या होती है, अगर कोई पर्सन वोमिट कर रहा होता है तो ओएसोफेगस से ही रिट्रीट होके फूड जो है वो बाहर निकलता है। तो ओएसोफेगस जो है वो बड़ा एक कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे अगर बढ़ें, आगे की चर्चा जो है वो स्टोमक पे करते हैं। स्टोमक जो है, यहाँ फूड जो है लगभग 4 से 5 घंटे रहती है पाचन के लिए, ठीक है। और स्टोमक के आसपास जो होता है वो म्यूकस होता है, और म्यूकस ही HCl जो है वो मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो छोड़ती है, जिस कारण से जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे जो है वो प्रोटेक्ट हो सके पेट, ठीक है। और वोमिटिंग करते समय जो है जो फूड है ये यहीं से बाहर निकल के आती हैं, यानी स्टोमक से ओएसोफेगस से माउथ के थ्रू जो है वो बाहर निकल के आता है। अगर कोई ऐसे पर्सन हो जिनको फैटनेस अधिक लगे यानी पेट बढ़ रहा हो, तो वो क्या करते हैं, बेरिएटिक सर्जरी करवाते हैं, और बेरिएटिक सर्जरी के थ्रू जो है अपनी मोटापे को कम करते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसको सेलुलोज को पचाना है उसको 4 पार्ट में उसके स्टोमक होते हैं, मतलब कि 4 चैम्बर का स्टोमक उसमें दिखाई देता है। स्टोमक जो है मतलब कि आमाशय जो है वहाँ अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो उसको अल्सर कहते हैं। स्टोमक को और भी अच्छे से समझने के लिए अगर हम आपको दिखाएं तो ये है स्टोमक की जो है वो पूरी की पूरी पिक्चर, और इस पूरी पिक्चर में आप स्टोमक को 3 भाग में बढ़ते हुए देखते हैं। एक होता है फंडस, दूसरा होता है कार्डिएटिक या कार्डियक जिसको कहते हैं, और कार्डियक ये दिल के नज़दीक होता है, और तीसरा पार्ट होता है पायरोलिक। तो बड़े ध्यान से, फंडस, कार्डियक और पायरोलिक, यानी पायरोलिक जो है वो सबसे अंतिम भाग होता है पेट का। तो पेट 3 भाग में बटा, फंडस, कार्डियक और पायरोलिक। अगर हम आगे बढ़ें और भी अच्छे से देखें तो ओएसोफेगस से फूड जो है वो सीधे सीधे आपको फंडस में आते हुआ दिखाई देगा, और फंडस से कार्डियक में, और कार्डियक से जो है वो पायरोलिक में, और पायरोलिक के बाद जो है वो फूड जो है वो सीधे सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब ड्यूडेनम के पास जाता हुआ दिखाई देता है। अगर हम और बातचीत करें, यहाँ देखो कि ये 3 अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। तो ये जो फंडिक है ना, वहाँ रज्जी होता है,
और ये जो रग्गी होता है वह यहाँ ये भोजन को रोक के रखता है। उसके बाद कार्डियक जो है यहाँ से म्यूकस जो है वो HCl छोड़ता है, और इसी HCl छोड़ने के कारण जो है एसिडिटी बढ़ ना जाए, इसके लिए जो है आप देखेंगे कि यहाँ जो इसी एसिडिटी बढ़ने के कारण जो है वो आप देखेंगे कि अल्सर नाम करके जो है वो बीमारी भी होती है अगर ज़्यादा एसिडिटी अगर वो छोड़े। ठीक है, तो HCl को अधिक छोड़ने से जो है वो एसिडिटी होती है, और एसिडिटी के कारण जो है अल्सर नाम की बीमारी भी होती है अधिक छोड़ने के कारण। और एसिडिटी से बचने के लिए आपको बेस मिलाना होगा, और इसीलिए आपको MgOH2 यानी इनो का इस्तेमाल करना पड़ता है जब आपको फूड पॉइजनिंग हो रहा हो। ठीक है, और यहाँ मैंने लिख के भी बताया है कि पेट की दीवार पे म्यूकस से बनी होती है, यानी पेट की जो दीवारें हैं वो म्यूकस से बनी होती हैं, और म्यूकस जो बेस छोड़ता है ये मतलब वही HCl पे असर नहीं होने देता, क्योंकि वो सारे के सारी जो दीवारें हैं उस पे HCl का असर नहीं हो पाता है। ये जो लास्ट जो पायरोलिक है, जो लास्ट पार्ट है, उस पायरोलिक वाले पार्ट पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, और यहाँ से 2 जूसें निकल के सामने आती हैं। एक होता है पेप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है, और एक होता है रेनिन जो दूध को दही बनाता है। यानी भोजन अगर आप बात करें तो सबसे अधिक समय तक अगर कहीं रुक रहा हो तो वो आपको इसी एरिया में रुकता हुआ नज़र आएगा, मतलब कि सबसे अंतिम पार्ट जो है वो पेट के यानी कि स्टोमक के यानी कि पायरोलिक वाले पार्ट में। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पे चर्चा करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जहाँ से भोजन आगे बढ़ता है। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 अलग भागों में बढ़ता है। एक होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजेनम, और तीसरा होता है इलियम। ठीक है, यानी कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ क्या होता है कि यानी छोटी आंत में जो है वो प्रोटीन को पचाने के लिए इरेप्सिन एंजाइम होता है, और इरेप्सिन एंजाइम जो है वही छोटी आंत को में भोजन को यानी प्रोटीन को पचाने में ही मदद करती है। भोजन के पाचन की क्रिया तो छोटी आंत में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन छोटी आंत के अंतिम हिस्से में जो है वो इलियम यानी विलाई होता है जो भोजन को अवशोषण का काम करती है, और ये विलाई जो है वो भोजन का अवशोषण का काम करती है। और बड़ी आंत में तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो जल है उसके अवशोषण का काम होता है, और बाहर निकलने वाले भोजन जो है वो चिपचिपा होता है, और म्यूकस और बिल्बुरीन के कारण जो है ये पीला भी दिखाई देता है आपका जो एक्सक्रीटा है मल। ठीक है, तो वेस्ट फूड स्टोर कहाँ होता है? वो रेक्टम में जाके स्टोर होता है, जिसको आप जो है वो नित्य क्रिया से बाहर निकालते हैं। तो बड़ी आंत में अगर कोई बीमारी होती है, वो कौन कौन सी बीमारी होती है? जैसे कि हैज़ा हो गया, टाइफाइड हो गया, पाइल्स हो गया, ये सारी जो बीमारियां हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए लार्ज कहते हैं क्योंकि इसकी डायमीटर जो है वो बड़ी लार्ज होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्बेशन का काम होता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में पानी कम एब्जॉर्ब हो रहा हो, ठीक है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है जो कि कॉन्स्टिपेशन का कारण होती है। अगर पानी ज़्यादा जो है अमाउंट में जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा हो, ठीक है, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड से, तो ये डायरिया का कारण बनती है। तो हमने लार्ज इंटेस्टाइन को देखा। इसके साथ साथ एक अंतिम टॉपिक जो अपेंडिक्स है उसके बारे में भी समझ लो। कुछ समय ऐसा होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो अपेंडिक्स में इंटर कर जाती है, और इसके कारण अपेंडिक्स का साइज़ बढ़ जाता है। अपेंडिक्स पुराने समय में ये एक डाइजेस्टिव, जब सेलुलोज को पचाना होता था तो ये एक डाइजेस्टिव फूड को डाइजेस्ट करने में काम आती थी। यानी पुराने समय में सेलुलोज को पचाने के लिए जो है अपेंडिक्स काम आता था। और चूंकि हम लोग घास से शिफ्ट हुए हैं पके हुए फूड की तरफ, तो हमें अब सेल्यूलोज को पचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए अपेंडिक्स धीरे धीरे हमारे शरीर का वेस्टेज वाला अंग बन गया। और अगर कोई अपेंडिक्स किसी के शरीर में, चूँकि वो वेस्टेज मटेरियल है, बस्ट होता है अधिक फूड खाने से, तो ये डेथ का भी कारण बनता है। रैबिट का एग्जाम्पल बड़ा रोचक है अपेंडिक्स के मामले में। रैबिट की जो सेलुलोज की डाइजेशन है, क्योंकि रैबिट घास खाता है तो सेलुलोज की डाइजेशन अपेंडिक्स में होती है, लेकिन रैबिट की जो डाइजेस्टिव सेलुलोज है वो
सीधे सीधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वो अपनी फूड को एक्सक्रीट करता है, मतलब एक बार खाने के बाद उगल देता है और फिर अपनी एक्सक्रीटा को फिर से वो खाता है, जिससे वो फाइनली जो है वो एब्जॉर्ब कर पाता है। यानी स्टोमक की जो चर्चा है हमने पूरी कर ली है, लेकिन एनसीईआरटी से भी देखनी जरूरी है कि एनसीईआरटी कहता है कि स्टोमक की जो शेप होती है वो फ्लैटेंड जे टाइप की स्ट्रक्चर स्टोमक की दिखाई देती है। एक थिक वॉल्ड बैग की तरह का स्टोमक होता है, हमने देखा भी। और जो चीज़ें आपको याद रखनी है वो ये कि स्टोमक जो है वो वाइडेस्ट पार्ट है आपका एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। इसके एक पार्ट से जो ओएसोफेगस का पार्ट है वहाँ से ये फूड को रिसीव करती है, और साथ ही साथ जैसे ही स्टोमक में फूड पूरा ग्राइंड हो जाता है, पिस्ता हो जाता है, तो वहाँ उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जो दूसरा सिरा है वहाँ अंत होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर हम कहें कि स्टोमक का पार्ट बिगिन होता है फूड पाइप से और अंत होता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो ये गलत नहीं होगा। जो इनर लीनिंग है स्टोमक का, वो जो है वो म्यूकस सेक्रेट्स करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट्स करता है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस को सेक्रेट करता है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और आपने ये भी देखना है कि ये जो म्यूकस जो है वो सेक्रेट क्यों करता है, क्या कारण है म्यूकस सेक्रेट करने का, क्या इससे कोई फ़ायदा होता है? द आंसर इज़ यस। म्यूकस जो है आपको प्रोटेक्ट करता है कि आपके जो स्टोमक की जो लिनिंग है वो ख़राब ना हो, स्टोमक जो है वो सही तरीके से रह सके। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो क्या करती है, वो जितने सारे बैक्टीरिया जो फूड के साथ आपके शरीर में एंटर हो चुके हैं उसको मारने का काम करती हैं। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl निकलता है, ठीक है। और क्योंकि जब भी आप फूड खाएंगे तो बाहर की जो बैक्टीरिया है वो आपके शरीर में एंटर करेगी और इसी के का मारने का काम जो है वो करती है, ठीक है। और आपको पता है कि स्टोमक के अंदर जो एसिडिक जो पार्ट हो जाता है, बहुत एसिडिक, स्टोमक में बहुत एसिड का सेक्रेशन हो जाए, तो हमने इसको लेकर एक चीज़ें पढ़ी थी कि अल्सर नामक बीमारी जो है इसी के कारण, इसी बीमारी को कहते हैं अगर बहुत अधिक HCl सेक्रेट होने लग जाए तो। जो डाइजेस्टिव जूसेस बहुत सारे हमने देखे थे कि जो स्टोमक में सेक्रेट्स होते हैं, वो क्या करती है कि वो प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस बनाने का काम करती हैं। और हमने ये भी देखा था कि पेप्सिन और रेनिन का क्या काम था, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है जहाँ से स्टोमक का पाइलोरिक वाला पार्ट ख़त्म होता था, उसके बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती थी। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत अधिक जो है वो क्वाइल्ड तरीके का होता है, बहुत अधिक जुड़ा हुआ एक दूसरे से, और लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। ये जो भोजन है वो कहाँ से प्राप्त कर रहा है? तो यहाँ जो भोजन जो है किस बॉगी से आ रही है, तो वो पेट से आ रही है, पाइलोरिक वाले पार्ट से। और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन के साथ क्या होता है ये बातें आप देखें, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत अधिक एंजाइम आके मिलते हैं, चाहे वो लीवर से आता हुआ एंजाइम हो, चाहे वो पेनक्रियाज से आता हुआ एंजाइम हो। और साथ ही साथ इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट्स जूसेस। तो मतलब जो भी ग्लैंड्स का काम है, जूस सेक्रेट्स करने का काम है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, लीवर के द्वारा हो, पेनक्रियाज के द्वारा हो, या इसकी वॉल भी हो, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार भी हो जो जूस निकालती है। तो ये सारे जूसेस जो हैं वो भोजन के साथ मिलते हैं। अच्छा, इस भोजन के साथ इन सारे जूसों के मिलने से क्या होता है? मिलने से ये होता है कि भोजन और सिंपलर फॉर्म में टूटती है। इसी को तो डाइजेशन कहते हैं, कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में टूटना, ठीक है। तो लीवर क्या है? क्योंकि लीवर जो है वो आपको रेडिश ब्राउन तरीके का ग्लैंड दिखेगा। ग्लैंड क्यों कह रहे हैं लीवर को? क्योंकि ये जूस को सेक्रेट करती है। कैसे सेक्रेट करती है? क्योंकि लीवर के ही अंदर होता है गॉल ब्लाडर, और गॉल ब्लाडर जो है वो बाइल जूस सेक्रेट करती है, ठीक है। तो और लीवर आपको एब्डोमेन के अपर पार्ट में देखने को मिलेगा, राइट साइड में। तो आपके बॉडी में जो एब्डोमेन कमर वाला के हिस्सा है वहाँ से थोड़ा ऊपर आपको देखने को मिलेगा लीवर, ठीक है। और यहाँ लीवर के ही अंदर वो गॉल ब्लाडर होता है और जो बाइल जूस को सेक्रेट करती है। तो बाइल जूस से होता क्या है? तो बाइल जूस बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फैट के डाइजेशन में। वसा के पाचन में अगर सबसे ज़्यादा कोई जूस काम करता है तो वो बाइल जूस काम करती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है।
यानी कि वसा के, अगर फैट के डाइजेशन की बात करें तो वो लीवर जो है वो बहुत काम करता है। अच्छा, अब आप बात करेंगे कि सर पेनक्रियाज का क्या काम है। पेनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड है, यानी कि यहाँ से भी कुछ सेक्रेशन का काम करती है जो स्टोमक के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, पेनक्रियाज जो है वो क्योंकि ग्लैंड है तो वो पेनक्रिएटिक जूस जो है वो सेक्रेट करती है, और जो पेनक्रिएटिक जूस जो है जो कार्बोहाइड्रेट पे भी काम करती है, फैट को भी पचाने में काम करती है, प्रोटीन को भी पचाने में काम करती है। यानी पचाने की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्या कर रही है कि वो सारे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर रही है। पचाने का मतलब यही होता है। एक कहानी आपको और बताने की कोशिश की जा रही है, और ये कहानी आपको जानने भी चाहिए कि कैसे कैसे किस मदद के द्वारा जो है धीरे धीरे आपने ये जाना कि ये स्टोमक में हो क्या रहा है। तो हुआ ये कि एक व्यक्ति 1822 में हुआ जिसका नाम है एलेक्सिस सेंट मार्टिन। एलेक्सिस सेंट मार्टिन को गोली लग गई, और इसे गोली जब लगी छाती के पास, यहाँ गोली लगी, तो गोली जब लगी तो इसको एक आर्मी डॉक्टर के पास भेजा गया। इस आर्मी डॉक्टर का नाम था विलियम ब्यूमॉन्ट। तो विलियम ब्यूमॉन्ट जो है उन्होंने इस व्यक्ति का तो इलाज कर दिया, लेकिन उन्होंने जो यहाँ गोली लगी थी यानी पेट के पास उस हिस्से को, मतलब जिस उस होल को, वो भरने में नाकाम हो गए विलियम ब्यूमॉन्ट। चूँकि उनके द्वारा ये होल भरा नहीं गया पेशेंट का, तो विलियम वोमोंट को कुछ चीज़ें मार्टिन के शरीर के अंदर देखने को मिली, क्योंकि विलियम वोमोंट जो हैं वो डॉक्टर थे, और डॉक्टर ने जो है वो इस मार्टिन के शरीर में देखा कि जैसे ही मार्टिन खाना खा रहा है तो स्टोमक वाले पार्ट में उस खाने की ग्राइंडिंग हो रही है, मतलब इनसाइड द स्टोमक थ्रू आउट, क्योंकि वो होल से देख रहे थे स्टोमक के अंदर हो क्या रहा है। उन्होंने देखा कि स्टोमक के अंदर खाने की चर्निंग हो रही है, और क्योंकि बहुत सारे जो जूस जो है वो सेक्रेट हो रहा है स्टोमक के अंदर, और यही जूस जो है ये भोजन के पाचन का काम कर रही है। और उन्होंने ये भी देखा कि जब ये खाना पूरी तरीके से ग्राइंड हो जाती है, पिस्ता हो जाता है, तभी इंटेस्टाइन वाला पार्ट, जो स्टोमक का अंतिम इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, वो खुलता है। ठीक है, तो आफ्टर द डाइजेशन फूड इनसाइड द स्टोमक इज़ कंप्लीटेड, तभी इंटेस्टाइन का जो है वो पार्ट खुलता है, यानी पाइलोरिक के बाद, मतलब कि ड्यूडेनम वाला जो हिस्सा है वो खुलता हुआ आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से जो पेट की एनाटॉमी है, यानी पेट के बारे में जो अध्ययन है, वो अगर मार्टिन को गोली नहीं लगती, और अगर वो ब्यूमॉन्ट के पास नहीं पहुंचता, और अगर ब्यूमॉन्ट अगर इस होल को भरना नहीं जानता, तो हम पेट के बारे में स्टडी करने में और थोड़े समय हमें लग सकते थे, और ये कोइंसिडेंटली हमने पेट के बारे में जानी ये सारी बातें। ठीक है, इसके बाद जो आगे की बातें हैं वो भी आपको जाननी चाहिए। जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो कहाँ पहुँच जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि डाइजेस्ट तो थोड़ा पेट में स्टोमक में हुआ ही था, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचती है, जहाँ बहुत सारे जूस से उसका स्वागत होता है, चाहे वो लीवर की जूस हो, पेनक्रियाज की जूस हो, और वो सारे जूसेस जो हैं ये फूड के कंपोनेंट्स को पचाने का काम करती है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बातें बहुत VBI करके याद रख लो कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ब्रोक होता है सिंपल शुगर में, यानी कि ग्लूकोज में, फैट जो है वो फैटी एसिड में बदलता है और ग्लिसरॉल में बदलता है, और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदलती है। इस बात को बहुत VBI तरीके से याद रख लो, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज जिसको कहेंगे, फैट दो चीज़ में कन्वर्ट होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदलती है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी चीज़ें जो जाननी है कि क्या क्या चीज़ का एब्जॉर्प्शन होता है। देखो, एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं, पहले इस बात को समझो। जो टॉपिक आपका है एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि जो डाइजेस्टेड फूड है, अब वो ब्लड वेसल्स से जो है, क्योंकि
स्मॉल इंटेस्टाइन की जो दीवारें हैं वो ब्लड वेसल से जुड़ी होती हैं। उस ब्लड वेसल से जो है वो सारे डाइजेस्टेड फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे, ठीक है, और उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो जो ब्लड वेसल्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में, वो इन सारे डाइजेस्टेड फूड जो हैं वो उस ब्लड वेसल से पास होने लगते हैं। जब इस ब्लड वेसल से डाइजेस्टेड फूड जो है वो पास होने लगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड को इतना डाइजेस्ट किया कि अब वो पास कर सकती है ब्लड वेसल से। मतलब ब्लड वेसल्स का मतलब ये कि एक नली है, उससे अगर पास करे फूड, इतनी पिस्ता हो गई है, इतना उसका इतना सिंपल फॉर्म में हो गई है कि अगर वो नली से वो पास कर सके, और ये नली कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में, तो हमने ये कहना है कि अब जो है वो फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फूड की एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, तो आप जवाब देंगे कि सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। जो इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फूड को रोक के रखते हैं या फूड में एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जिसको विलाई कहते हैं। सिंगल जो विलाई होता है उसको वीलस कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ फूड के एब्जॉर्प्शन का काम हो रहा होता है, ठीक है। तो रोल ऑफ विलाई की अगर बात करें तो विलाई क्या करती है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ठीक है। अगर विलाई का काम अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये एब्जॉर्प्शन का तो काम है ही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन कैसे करती है, एब्जॉर्प्शन ऐसे विलाई करती है कि विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। चूँकि ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके होती है, तो ये चूँकि बहुत बड़ा एरिया ये जो है वो प्रोवाइड कर देती है फूड के लिए, तो यहाँ एब्जॉर्प्शन आसान हो जाता है और सरफेस एरिया भी फूड की एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही कारण यहाँ लिखा हुआ है और इसको आपको याद भी रखने हैं कि विलाई का काम क्या है, फूड के एब्जॉर्प्शन का। और विलाई आपको मिलेगी कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इच विलाई यानी इच वीलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, मैंने जैसे भी बात की है, और जो कि सरफेस के क्लोज होता है, ठीक है। और जो विलाई की सरफेस होती है वो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल से जो भी चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और ठीक है। और जो विलाइस के द्वारा जो एब्जॉर्ब फूड मटेरियल से जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है ब्लड वेसल्स के से दूसरे डिफरेंट ऑर्गन्स में जहां इसकी यूज़ होनी है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने ये देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा काम आपको दिखाई दे रहा है कि वो जितने सारे फूड को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, जहाँ भी फूड को की रिक्वायरमेंट है वहाँ अगर वो भेजी जा रही है, वो एनर्जी भेजी जा रही है, तो वो कहाँ से, विलाई के माध्यम से, क्योंकि विलाई जो है ब्लड वेसल से जुड़ी होती है। अच्छा, शरीर का ऐसा पार्ट जहाँ प्रोटीन रिक्वायर्ड हो, ठीक है, वैसे पार्ट में अगर आपने फूड को भेजा तो हम कहेंगे कि आप फूड की एसिमिलेशन करा रहे हो, ठीक है। यहीं क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, आपने देखा था कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलता हुआ आपने देखा था। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होता है ऑक्सीजन में, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है। फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको अनएब्जॉर्ब फूड है, अब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। हमने पहले भी इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है, ठीक है, कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और हमने लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा था, क्योंकि इसकी जो डायमीटर बड़ी है, ये भी बातें हमने पढ़ी हैं। और साथ ही साथ ये बहुत वाइडर होता है, लेकिन ये शॉर्टर होता है, ठीक है, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लगभग 1.5 मीटर इन लेंथ होगा ह्यूमन के अंदर, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, हमने पहले भी बता था कि वाटर और मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करता है अनडाइजेस्टेड फूड से, और उसके बाद जो वेस्ट फूड बच जाती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन ने जिस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया तो ठीक है, उसके बाद जो फूड बचती है वो रेक्टम में जाता है, और रेक्टम के बाद ही ये जो फूड है वो एनस से बाहर निकल आता है। और एनस से बाहर फूड के निकलने को मल कहते हैं, जिसको इजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक तो एनसीईआरटी को भी देखा, और साथ ही साथ हमने आपको टोटल जो होलिस्टिक स्टडी है वो भी आपके सामने रखी, ठीक है।
जब हम ग्रास ईटिंग एनिमल के डाइजेशन की बात करें तो आपने ऐसे एनिमल को ऑब्ज़र्व किया होगा, चाहे वो कॉज की बात कर लें या बफेलो की बात कर लें, जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल है आपने उसको लगातार अपनी खाने को चबाते हुए देखा होगा। अगर वो खाना नहीं भी खाते हैं तो दे कंटिन्यूसली जो है वो हमेशा अपने मुंह को चलाते रहते हैं। इसको जुगाली करना कहते हैं। इवन दे आर नॉट ईटिंग, ठीक है। तो वो जुगाली क्यों करते हैं इसका आज जो है वो मतलब आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी ग्रास को एनिमल खाता है, क्योंकि वो ग्रास ईटिंग है, उसके लिए ग्रास एक फूड का काम करती है, तो ग्रास जो है उसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। सेलुलोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ह्यूमन इसको पचाने की क्षमता नहीं रखता है। यानी कि तो ये जो एनिमल्स है ये इसको कैसे पचाते हैं, एनिमल्स के अंदर ना कि जैसे ही ग्रास को कोई एनिमल यानी कॉज एज अ एग्जांपल वो ईट करती है, तो ये जो ग्रास है वो कहाँ चली जाती है। स्टोमक का एक पार्ट होता है रूमेन, रूमेन मतलब हिंदी में कहें तो प्रथम आमाशय, ठीक है, यहाँ चली जाती है। अगर आपका को इसका फ़ोटो दिखा पाए तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये वाला फ़ोटो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा कि ये है गाय, ठीक है। और गाय क्या कर रही है कि घास खा रही है। घास खाने के बाद जो है ये घास पहली बार जब ये खाएगी तो ये इसके रूमन में चले जाएगी। चूँकि इस घास में सेलुलोज बहुत अधिक है तो वो एक बार में इसको पचा नहीं पाएगा। इस गाय के इस रूमेन में बहुत सारे बैक्टीरिया का प्रेजेंस है। इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस के कारण जो ये घासें हैं उस सेलुलोज को जो है पचाने में ये बैक्टीरिया मदद करती हैं। और फिर यहाँ जो घासें हैं ये घास को फिर से लाकर ये क्या करती हैं, यहाँ चबाते रहती हैं। इसलिए आपको ऐसा एहसास होता है कि ये इन्होंने खाना नहीं भी खाया है फिर भी ये क्यों बार बार अपनी मुंह को चलाती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो चीज़ें कुछ पची, बैक्टीरिया के द्वारा पची, फिर से ये जो इन्होंने घास खाया था जो 10 मिनट पहले, वो घासें फिर से इसके मुंह में आती है, फिर इसको ये चबाता है, यानी कि फिर इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बनाता है, फिर इसको यहाँ भेजता है, फिर इसके बाद जो है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर बाहर निकलती है फूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली बार में ये खाना जो है वो रूमेन पहुंचता है, मतलब ग्रास रूमेन पहुंचता है। क्यों पहुंचता है? और क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया हैं और इस बैक्टीरिया का काम क्या है, तो वो सेलुलोज युक्त घास को पचाने का काम करती है। यही बातें आपके एनसीईआरटी ने भी लिख के दिया है कि आपने जो कर्ड का मतलब होता है कि बार बार जुगाली करना। आपने ऐसे जो है एनिमल्स को देखा होगा कि बार बार अपनी मुंह चलाते रहती है, ठीक है। लेकिन जो कर्ड जो है वो फिर जो है माउथ में रिटर्न होती है। और आप देखेंगे कि ऐसे एनिमल जो बार बार जुगाली करते हैं उसको रूमिनेशन कहते हैं, जुगाली करने वाले एनिमल्स को। और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं, जो एनिमल बार बार च्यू कर रहा होता है, ठीक है। तो जो च्यूइंग करने वाला एनिमल है उसको क्या कहेंगे? रूमिनेंट्स, ठीक है। और जुगाले की इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। कड का मतलब होता है चबाना, जुगाल करना। क्लियर है? अब आप एक चीज़ देखो, क्योंकि यही बातें मैंने आपको यहाँ से ही बताई है कि ग्रास जो है वो सेलुलोज से रिच होता है। सेलुलोज जो एक कार्बोहाइड्रेट है, इस कारण जो रूमिनेंट्स लाइक जो कैटल है, डियर है, बैक्टीरिया है, क्योंकि इनके जो रूमेन है ये वाला पार्ट, यहाँ बैक्टीरिया बहुत होता है, तो ये सेलुलोज को जो है वो पचाने का काम करती है। और इस तरीके से इसके फूड यहाँ जो है वो डाइजेशन का काम आपको दिखाई देता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी एनिमल हैं जिनमें जो, जैसे हॉर्स की बात कर लें, रेबिट की बात कर लें, तो वहाँ सेलुलोज पचाने की जो है वो प्रॉपर मैकेनिज़्म आपको दिखती है। जैसे कि हॉर्स और रेबिट में जो है आपको सैकम नाम करके जो है वो स्ट्रक्चर होता है, जो कि ओसोफेगस यानी विंड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच होता है, जो सेलुलोज पचाने का काम करती है। हमने पीछे भी देखा था। और इस सैकम में होता क्या है? इस सैकम में होता है बैक्टीरिया, जो कि
सेलुलोज बचाने का काम करती है। लेकिन हमारे अंदर क्यों, हम घास क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि हमारे यहाँ जो है, हमारे इस ओएसोफेगस में, हमारे इस पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल में इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो सेलुलोज पचाने का काम करे। पहले हुआ करती थी अपेंडिक्स, जो अब हमारे शरीर का एक वेस्टेज वाला अंग है। क्लियर है? सो फार यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल एंड द प्रोसेस ऑफ देयर डाइजेस्टिव सिस्टम, कि कैसे उसमें डाइजेशन होती है। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि हमने अभी तक जैसे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, इनके बारे में पढ़ा, इनके पास माउथ भी है और इनके पास मतलब इंजेशन का भी तरीका है और डाइजेशन का भी तरीका है। लेकिन हम आगे अमीबा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसके पास जो है वो न तो माउथ है, न ही एक प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम है। वो कैसे फूड को डाइजेस्ट करता होगा, इसके बारे में पढ़िए। अमीबा के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो तो आपको पता ही होता है। ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है और ये हमेशा अपनी जो पोजीशन है, अपने जो शेप हैं, इनको चेंज करने के लिए जानी जाती है। यानी कि इट चेंजेस इट्स शेप्स एंड पोजीशन कॉन्स्टेंटली। ठीक है? और अगर ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इसकी सेल में क्या क्या पाया जाएगा? इसकी सेल में जो है आपको सेल मेम्ब्रेन भी दिखता है, इसकी न्यूक्लियस भी बड़ी डेंस आपको दिखती है, साइटोप्लाज्म भी इसके यहाँ होता है। और अगर आप अमीबा को देखें तो आप एक छोटे से, अगर ये वन लाइनर में आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि वो प्रक्रिया बताएं जिससे अमीबा जो है अपना फूड जो है वो टेक करती है। तो अमीबा जिस भी मेथड से फूड टेक करती है उस मेथड का नाम है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया मतलब कुटपात विधि से वो अपनी फूड को जो है वो क्या करती है, ग्रहण करती है। ऐसा होता है कि जब जैसे ही फूड पार्टिकल्स अमीबा को दिखाई देती है, अमीबा अपने शरीर के पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करती है और एक कृत्रिम मतलब स्यूडो लेग बनाती है। ये देख रहे हैं आप। और इस फूड को चारों तरफ जो है वो घेर लेती है। जैसे ही ये फूड चारों तरफ, अमीबा के चारों तरफ घिर के इसके अंदर आता है, इसके यहाँ वैक्यूल होता है। वैक्यूल जो है वो फूड को पूरी की पूरी तरीके से जो है, फूड जो वैक्यूल है वो क्या करती हैं, जब अमीबा इस फूड को चारों तरफ से घेर लेती हैं, अपने अंदर ले आती हैं, उसके ऊपर जो है फिर वो डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन होता है। और इस डाइजेस्टिव जूस के सेक्रेशन से इस फूड पे क्या असर पड़ता है? ये फूड जो होती है वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाती हैं। और चूँकि अमीबा अपने शिकार जो हैं वो छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को बनाती हैं, तो वो आसानी से जो है वो उनका टूटने में मदद करती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने भी एनिमल को पढ़ लें, चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो, अमीबा हो, जिनके भी बारे में पढ़ें, एक ही मात्र स्थिति दिखाई देती है जब भी डाइजेशन की बात करनी हो। वो ये है कि द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ द सेम इन ऑल एनिमल। क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल बनाना, दिस इज़ द बेसिक थीम, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑन विच डाइजेशन जो है वो वर्क करता है। कि चाहे किसी में भी बात हो कि कॉम्प्लेक्स फूड को कैसे सिंपल बनाई जाए और कैसे उससे एनर्जी को जो है वो ट्रैक किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसी को हम डाइजेशन कहेंगे। और इस तरीके से हमने जितने सारे कीवर्ड्स थे उसको पढ़ा, चाहे वो एब्जॉर्प्शन की बात हो, चाहे वो एमिनो एसिड की बात हो जिसको हमने नाइट्रोजन से भी जोड़ा था, आपको याद हो तो, एसिमिलेशन की बात हो, बाइल जूस की बात हो, और चाहे वो बकल कैविटी की बात हो, कैनाइन हो, सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसको हमने पढ़ा है। और इस तरीके से जो ये पूरी की पूरी चैप्टर जो है आशा है समझ में आई होगी आपको। धन्यवाद।